गाइस आज हम स्पेन करने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी जहां इंसान की लड़ाई सिर्फ नेचर से नहीं बल्कि शार्क से है। मूवी में बताया जाता है कि 1980 के बाद से तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और हर साल तबाही बढ़ती जा रही थी। तभी हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी सी कोस्टल टाउन को दिखाया जाता है जहां पर हल्की बारिश हो रही थी और तभी हम एक डकोटा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर ग्रोसरी ऑर्डर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सामने से जवाब आता है कि वेदर बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम सारी दुकानों को बंद कर रहे हैं। और अब डकोटा तुरंत अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वो दिखती है कि लोग जल्दी जल्दी सामान पैक करके कहीं जा रहे थे, इसीलिए वो खुद भी जाने के बारे में सोचती है और जल्दी से अपना रेनकोट पहनकर बाहर निकलती है। बाहर का हरकम देखकर उसे पैनिक अटैक आ जाता है एंड तभी उसके पास उसका एक पड़ोसी आता है और उसकी माँ की मौत के बाद वो फर्स्ट टाइम उसे मिलने आया था। सो गाइस यहाँ पर पता चलता है कि डकोटा की माँ की अभी अभी डेथ हुई है और इसीलिए अब वो डर कर वापस घर आ जाती है। देन हमारे सीन जाता है 3 बच्चों पर जो कि खेल रहे होते हैं। तभी रॉन पानी के अंदर कूद जाता है लेकिन काफी टाइम हो जाता है और वो वापस नहीं निकलता और इसी वजह से उसकी बहन डी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रॉन बाहर निकल आता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और यहाँ पर हम उनके छोटे भाई रे को भी देख पाते हैं। तभी यहाँ पर उनका फास्टर फादर आ जाता है जिसका नाम ओल्सन था और वो उन्हें डांटने लगता है। सो गाइस फास्टर फादर का मतलब होता है किसी दूसरे के बच्चे को कुछ समय के लिए अपने पास रखना और उन्हें पालना, क्योंकि उन बच्चों के असली माता पिता नहीं थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ओल्सन का व्यवहार उन बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बच्चे उससे काफी ज्यादा डरते थे, इसीलिए वो डर की वजह से उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उन्हें घर लेकर चला जाता है। तभी हमारा सीन जाता है एक लड़की पर जिसका नाम था लीसा जो कि प्रेग्नेंट थी। सो गाइस यहाँ पर पता चलता है कि लीसा एक वेट है, वेट मतलब वेटनरी डॉक्टर। देन हम देखते हैं लीसा ड्राइव करती करती अपनी माँ से भी बात कर रही थी जहाँ पर उसकी माँ उसकी फियोंसे को कोस रही थी। देन यहाँ पर पता चलता है कि लीसा का फियोंसे उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया है और अब वो प्रेग्नेंट है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम भी अपनी सिस्टर की तरह पानी के टब में बच्चा पैदा कर ऐसा इसका है उसका क्या हॉस्पिटल अपने प्लान्स बच्चा पैदा करेगी। से कहता है कि उसने एक खास मैजिक सिर्फ डिलीवरी के लिए बनाया है। तब इसकी माँ से बताता है कि जास्ती बंद हो चुका है और वो पूछती है कि वो शहर से बाहर कैसे निकलेगी। ये सुनकर लीसा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमें डकोटा के अंकल डेल को दिखाया जाता है जो कि समंदर के जानवरों का एक्सपर्ट था। दूर आसमान में बनते तूफान को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान था एंड वो अपने एक साथी से कहता है कि हाल ही में पानी के अंदर 6 खतरनाक बुल शार्कों को देखा गया है, वो बचने के लिए शायद मीठे पानी की तरफ जा रही है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ये एक 5 कैटेगरी का तूफान है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। डेल तुरंत डकोटा को कॉल करता है लेकिन वो मना कर देती है एंड वो कहती है कि तूफान अपने आप चला जाएगा। डेल उससे कहता है कि वो कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंच रहा है और तभी फोन कट हो जाता है और अब तूफान धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। उधर ओल्सन अपने बच्चों को घर ले जाते हुए रास्ते पर डांटता रहता है और धमकी देता है कि फिर से उन्हें एक दूसरे घर भेज दिया जाएगा अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो। तभी डी बाहर लोगों को भागते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाती है लेकिन ओल्सन टीवी बंद करते हुए कहता है कि ये सब डरपोक है, बस थोड़ी सी बारिश है। देन हमारा सीन जाता है डकोटा पर जो कि न्यूज देख रही थी। उसे पता चलता है कि तूफान पहले छोटा था और वो अब और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो चैनल बदल देती है और अपनी माँ का एक पुराना वीडियो देखती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओल्सन बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच चुका था और वो कहता है कि मेरे घर की खिड़कियां बहुत ज्यादा मजबूत हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो नीचे बेसमेंट पे चला जाता है जहां पर हम उसकी पत्नी रचेल को देखते हैं जो उसके लिए एक चेक दिखाती है जो उन्हें हर महीने बच्चों की देखभाल के लिए मिलता था और उस चेक को लेकर दोनों काफी हंसने लगते हैं। तभी वहां पर डी आ जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। डी फ्रिज में रखे इस टेक्स्ट देख लेती है लेकिन ओल्सन उसे यहाँ पर काफी डरता है एंड वो उससे कहता है कि तुम लोगों का बेसमेंट में आना अलाउड नहीं है। खैर उसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो उसे थोड़ा सा ब्रेड देकर वहां से भगा देती है और उसको याद दिलाती है कि दोबारा से बेसमेंट में नहीं आना है। उधर हम डे को देख पाते हैं जो कि रास्ते में रिपोर्टर से मिलता है जो कि शार्क वाली बात को बड़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं और इसी बीच तूफान और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। वही हम लीसा को देख पाते हैं जो कि एक दुकान पर पहुंचती है लेकिन वो दुकान बंद थी। वो अपनी माँ से फिर से बात करती है और उसकी सेफ्टी को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है एंड घबराकर लीसा अपना म्यूजिक स्टार्ट कर देती है ताकि खुद को शांत रख सके। दूसरी तरफ डकोटा भी टीवी देख रही थी कि बाहर से तेज आवाजें आने लगती हैं और अचानक से बिजली चली जाती है। तभी समंदर का पानी दीवार तोड़कर सीधा शहर के अंदर घुस जाता है और अब वहीं लीसा वहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन रास्ते में उसे बॉब नाम का एक बंदा मिलता है जो किसी रोककर कहता है कि आगे रास्ते में बहुत ही बड़ा पेड़ गिर चुका है। तभी वो देखती है कि पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उसके पीछे से निकलने की कोशिश करती है और अब क्योंकि सड़क पर काफी ज्यादा फिसलन थी इसी वजह से लीसा की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर वो फंस जाती है। उधर बॉब ट्रक मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी तेज पानी का बहाव आता है और उसे बाहर ले जाता है। उधर डकोटा खिड़की से देख रही थी पानी तेजी से घर की तरफ आ रहा था और वो भागती है लेकिन तभी पानी घर के अंदर घुस जाता है। वहीं ओल्सन सोफे पर आराम से बैठा था। उसकी पत्नी उसे चेतावनी देती है लेकिन वो तब तक नहीं मानता जब तक कि कांच टूटकर पानी अंदर नहीं बच जाता। इसी बीच लीसा पानी के साथ बह जाती है और उसकी गाड़ी पे से टकरा जाती है और एक लकड़ी उसकी गाड़ी में घुसकर उसे वहीं फंसा देती है और अब वो अपनी हेल्प के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पास में ही डकोटा का घर
घर था और वो खिड़की से उसकी आवाज को सुन रही थी। उधर बॉब का ट्रक एक मोटी से टकराकर टूट जाता है और पानी में धीरे धीरे खून फैलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे और उनके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि यहाँ पर काफी सारी शार्क हैं और इसीलिए रॉन कहता है कि गाड़ी में एक स्नॉर्कल रखा है, तो ओल्सन उसे लेने के बारे में सोचता है। इसी बीच स्कॉट और जिमी नाम के दो बंदे नाव से वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लिसा फंसी हुई थी। वो दोनों लिसा की चीख को सुन लेते हैं और इसीलिए स्कॉट पानी में कूद कर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो बताती है कि वो फंसी हुई है, तो जिमी को कटर लाने के लिए वो भेजता है। जिमी जैसे ही नीचे उतरता है अचानक से गायब हो जाता है और अब जैसे ही जिमी पानी से बाहर निकलता है लेकिन उसका एक हाथ नहीं था क्योंकि उसे शार्क ने खा लिया था। स्कॉट उसे बचाने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहां पर शार्क हमला कर देती है और उसे खींच कर ले जाती है। ये सब डकोटा दूर से देख रही थी और वो चिल्लाते सबको बताती है कि पानी में शार्क है। वहीं दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके अपने ट्रक का दरवाजा खोलता है लेकिन तुरंत वहां पर शार्क पहुंच गई थी एंड वो उस पर हमला करके उसे वहीं पर मार देती है। स्कॉट को हम देखते हैं जो वापस तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक और शार्क पीछे से आकर उससे भी खत्म कर देती है। और अब ये सब कुछ देखकर लिसा पूरी तरह टूट गई थी क्योंकि अब उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। उधर डेई मैप ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि आधा शहर पानी में डूब चुका था, लेकिन रिपोर्टर लोग फिर भी सिर्फ रिकॉर्डिंग में लगे रहे। वहीं हमारा सीन जाता है बच्चों पर जो कि खिड़की से देख रहे थे और ओल्सन और रेचेल जैसे ही रास्ते तक पहुंचते हैं पानी के अंदर कुछ हिलता दिखता है। पहले तो वो समझ नहीं पाते लेकिन अगले ही पल शार्क उन पर हमला कर देती है और ओल्सन का एक हाथ खींचकर अलग ले जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता रेचेल पर भी अटैक हो गया और उसे भी पानी में घसीट लिया गया। ओल्सन एक पल के लिए बच्चों की तरफ देखता है कि जैसे वो उनकी मदद करेगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है, मगर वो भाग भी नहीं पाता क्योंकि शार्क उसे भी पकड़कर नीचे खींच ले जाती है। उधर लिसा गाड़ी में फंसी हुई थी एंड वो लगातार अपनी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी डकोटा उसे जोर से चिल्ला के बताती है कि पानी के अंदर शार्क घूम रही है और वो कई लोगों को मार चुकी है। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए पानी में उतरी तो अगला नंबर मेरा ही होगा। खैर अब लिसा उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं अपने बच्चे को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। एंड उसके बाद डकोटा को भी उससे थोड़ी सिंपैथी होती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो लिसा को बचाएगी। एंड तभी डकोटा को दिखता है कि पानी के पीछे एक छोटा सा घर बहता हुआ आ रहा था एंड डकोटा नीचे उतरती है एंड सामान के सहारे किचन तक पहुंच जाती है। वहां से एक चाकू लेती है और खिड़की के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे पानी के अंदर गिर जाती है। लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है, देन आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। चारों तरफ शार्क घूम रही थी और अब जरा सी भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और लिसा की गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। चाकू से गाड़ी का हिस्सा काटती है और लकड़ी को अलग कर देती है और अब काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो लिसा को बचा लेती है। देन वो लिसा को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अंकल डगे को दिखाते हैं जो कि पानी को देखकर समझ चुका था कि अब तक तो डकोटा के घर तक पानी पहुंच गया होगा, लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक निशान दिखाई देता है जिसे वो पहचान लेता है एंड वो बोलता है अरे ये तो वही प्रेग्नेंट ग्रेट व्हाइट शार्क थी जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहा था। खैर उसके बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है क्योंकि उनके सामने एक शहर था जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। देन हमारा सीन उन्हीं बच्चों पर शिफ्ट होता है जो कि टेबल पर फंसे बैठे थे। तभी टी फैसला करती है कि वो दरवाजे को बंद करना पड़ेगा नहीं तो शार्क घर के अंदर आ जाएंगी एंड वो किचन के सहारे दरवाजे तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को बंद करने लगती है कुछ शार्क अंदर घुस जाती हैं और वो वहीं पर फंस चुकी थी। भाई अब उसका बैलेंस बिगड़ चुका था, वो पानी के अंदर गिरने वाली थी कि तभी रॉन आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एक बड़ी से पेड़ का लट्ठा डकोटा के घर से टकराता है और अब घर भी कमजोर पड़ने लगता है। और अब डकोटा खिड़की से बाहर देखती है तो वो दिखती है पूरा शहर टूट चुका था। और अब लिसा डकोटा से पूछती है कि क्या वो अकेली रहती थी। तब डकोटा बताती है कि उसके पापा बहुत पहले गुजर चुकी थी और उसकी माँ भी कुछ महीने पहले चली गई। ये सुनकर लिसा चुप हो जाती है, देन वो उससे सॉरी बोलती है एंड वो पूछती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर डकोटा के पास कोई भी जवाब नहीं था। तभी लिसा कहती है कि छत पर जाकर कुछ सिग्नल देना पड़ेगा ताकि कोई हेलीकॉप्टर उन्हें देख ले, और डकोटा इसके लिए मान जाती है। और अब डकोटा ऊपर जाने की तैयारी कर रही थी लेकिन तभी लिसा को दर्द स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब बच्चा आने वाला था। डकोटा पर देकर सहारा लेकर छत पर चढ़ती है और ऊपर किसी तरीके से सिग्नल सेट कर देती है, यानी कि हेल्प लिख देती है ताकि उसे कोई देख ले और उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। खैर इसके बाद वो नीचे आ जाती है और नीचे लिसा को चेक करके बताती है कि बच्चे का सिर दिख रहा है, मतलब कि बहुत ही कम वक्त बचा है और बच्चा अब आने वाला है। उधर हम बच्चों को देखते हैं जो अभी भी टेबल पर फंसे हुए थे। पानी लगातार ऊपर आ रहा था, तभी रॉन सोचता है कि बेसमेंट में कुछ काम की चीज मिल सकती है, लेकिन नीचे जाना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा होने वाला था। दूसरी तरफ हम अंकल डे को देखते हैं जो कि एक नाव तैयार करता है, लेकिन इंटरनेट बंद हो चुका था एंड वो रिपोर्टर से कहता है कि इतना सामान लेकर नहीं जा सकते वरना नाव डूब जाएगी। और उधर बच्चे नीचे देखते हैं तो 2 शार्क उनकी चारों तरफ घूम रही थी और अब बचना मुश्किल होने वाला था। और अब रॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो कहता है कि शार्क का ध्यान भटकाना पड़ेगा और इसके लिए हमें कुछ चारा चाहिए और अगर हो सके तो बेसमेंट से बंदूक भी लानी पड़ेगी। अब यहाँ पर रे डरते हुए कहता है कि ओर्सन ने तो नीचे जाने के लिए मना किया था, लेकिन तभी यहाँ पर रॉन हंसता है, वो कहता है कि अब तो वो मर चुका है और अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ओर्सन वहां पर आ जाता है और टेबल पर गिर जाता है।
अब ये सब देखकर बच्चे एकदम सन्न रह जाते हैं। दूसरी तरफ डेल अपने एक साथी से बात करते हुए लोकेशन ट्रैक कर रहा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और अब देर की तो किसी को बचा नहीं पाएगा। खैर अब रात हो चुकी थी और लिसा बिस्तर पर पड़ी दर्द से करा रही थी। पानी काफी ऊपर आ चुका था एंड वो कहती है कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। डकोटा पूछती है कैसे, तो वो नाव की याद दिलाती है। डकोटा समझ जाती है कि रास्ता खतरनाक है, पानी में शार्क भरी पड़ी है, लेकिन रुकना भी तो अब मौत को बुला नहीं होगा। और अब डकोटा टॉर्च लेकर बाहर का हाल देखती है एंड फिर वो अंदर आकर कहती है कि उसे शार्क का ध्यान भटकाना होगा और कैसे भी करके नाव तक पहुंचना होगा। तभी उसे याद आता है कि उसके अंकल शार्क पर काम करते थे और उन्होंने एक दिन उनसे कहा था कि अगर कोई ऐसी चीज जो पानी में वाइब्रेट पैदा कर सके तो शार्क कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने घर में कुछ इलेक्ट्रिकल चीजों को ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश और ट्रिमर भी लग जाता है और अब वो इनसे कुछ प्लान करने वाली थी। और अब डकोटा एक टॉर्च लेती है जिसे अपने वो हेडबैंड में लगाकर तैयार हो जाती है और उधर डेल अपनी टीम के साथ धीरे धीरे शहर में घुस रहा था। वो कहता है कि वो बड़ी शार्क उनकी नाव से भी बड़ी हो सकती है एंड रास्ते में उन्हें काफी सारी तैरती हुई मरी हुई गाय भी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ डकोटा वाइब्रेट करने वाले बैगों को पानी के अंदर फेंक देती है ताकि शार्क का ध्यान भटक जाए। लिसा उसे फिर से थैंक यू बोलती है। तभी डकोटा अपनी माँ की फोटो देखकर हिम्मत जुटाती है क्योंकि अब वो बाहर जाने वाली थी। फिर ओल्सन बच्चों से पूछता है रेचेल के बारे में। बच्चे बताते हैं कि उसे तो शार्क खा गई। ये सुनकर उसे काफी दुख होता है। अभी एक बच्चे को वहां पर एक स्लिप मिलती है जिसमें लिखा था कि उसे हर महीने $1,500 मिलते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। इतना पैसा मिलने के बावजूद उनके लिए सिर्फ सूखी ब्रेड दी जाती थी खाने के लिए और ये जानकर उन बच्चों को काफी गुस्सा आ जाता है। ओल्सन उन्हें काफी डराने की कोशिश करता है लेकिन रॉन अब डरने वाला नहीं था। बात आगे बढ़ जाती है और ओल्सन अब रॉन पर हाथ उठाता है। तभी बीच में डी आकर उसे धक्का मार देती है जिससे वो पानी के अंदर गिर गया। पानी के अंदर गिरने के बावजूद वो बच्चों को गाली दे रहा था लेकिन तभी पीछे से एक शार्क आकर उस पर टूट पड़ती है और वहीं पर उसका खेत खत्म हो जाता है। देन दूसरी तरफ डकोटा पानी को उतरती है और तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है। उधर जब शार्क ओशन को खा रही थी उसी वक्त रॉन हिम्मत करके पानी में कूद जाता है और सीधा बेसमेंट की तरफ चला जाता है। वो फ्रिज से स्टैक्स उठाता है, बंदूक निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक शार्क उसकी तरफ बढ़ती है। रॉन तुरंत अपना दिमाग लगाता है और एक तरफ पेंट की बाल्टी फेंक देता है। शार्क उधर मुड़ जाती है। तभी वो मौका देकर एक बॉक्स उठाकर किसी तरह ऊपर लौट आता है। इधर लिसा के कमरे में भी पानी बढ़ता जा रहा था और उसका बेड भी अब तैरने लगता है। उधर लगातार डकोटा आगे बढ़ रही थी और तभी शार्क उसके काफी पास आ चुकी थी। आखिरी बैग भी वो खा जाती है। डकोटा समझ जाती है कि अब एक भी गलती नहीं चलने वाली। तभी डकोटा पानी के अंदर एकदम से रुक जाती है और जैसे ही शार्क उसके पास से गुजरती है तो वो उसे जाने देती है और फिर तुरंत तैरकर नाव तक फाइनली पहुंच जाती है। उधर डेल शहर के अंदर और आगे बढ़ रहा था। तभी रिपोर्टर उसे पूछता है कि ये शार्क किस चीज से डरती है, जिस पर डेल बताता है या तो उनसे बड़ी शार्क आ जाए तो उससे डर जाती है या फिर पानी में तेज करंट से ये दूर रहती है। खैर उसके बाद हमारा सीन जाता है डकोटा पर जो की तैरते हुए आधी टूटी आर्मर शॉप के पास पहुंच जाती है और वहां से एक क्रॉसबो उठा लेती है। उधर लिसा अब और सहन नहीं कर पा रही थी और वो अपना फोन निकालकर म्यूजिक चलाती है और अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। उधर रॉन को देखते हैं जो कि बॉक्स खोलता है और उसके अंदर डायनामाइट्स थे लेकिन उसी वक्त लिसा का घर टूटने लगता है और देखते ही देखते वो पानी के अंदर गिर जाती है। डकोटा दूर से सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों के सामने पूरा घर पानी में डूबता चला जा रहा था। एंड लिसा किसी तरह ऊपर तैरते हुए फर्नीचर को पकड़ लेती है और दर्द के बीच ही वो पानी में बच्चे को जन्म देती है। और उसी वक्त डकोटा पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लिसा अपने बच्चे को पकड़ लेती है लेकिन चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और अब शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही। तुरंत बच्चे को फर्नीचर पर रख देती है और एक टूटी हुई लकड़ी उठाती है। देन वो अपना नाल काटती है और वो खुद को तैयार कर लेती है एंड अगले ही पल एक शार्क उसकी तरफ झपटती है लेकिन लिसा हिम्मत दिखाती है और उसे जोर से मारकर पीछे हटा देती है। अब लिसा अपने बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती है तभी डकोटा देखती है कि उसके पीछे से एक शार्क उस पर हमला करने आ रही थी। वो तुरंत क्रॉसबो से निशाना लगाती है और आखिरी पल में शार्क को वहीं पर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे डायनामाइट्स को स्टैक्स के साथ बांधकर आग लगाते हैं और दूर फेंक देते हैं लेकिन शार्क पर उनका कोई भी असर नहीं होता। तभी रे को याद आता है कि वाइब्रेशन से शार्क आकर्षित हो जाती है और वो सभी लोग पानी में उतरकर चीरे मारने लगते हैं जिससे पानी में वाइब्रेशन पैदा होता है। अब ये वाला आइडिया उनका काम कर जाता है। शार्क उनकी तरफ मुड़ जाती है। डी और रे वापस टेबल पर चढ़ जाते हैं लेकिन रॉन अभी भी नीचे होता है। वो किसी तरह सही वक्त पर बचकर ऊपर आ जाता है। इधर डकोटा आखिरकार लिसा और उसके बच्चे तक पहुंच जाती है और उन्हें खींचकर ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी अचानक एक शार्क पूरी ताकत से नाव पर हमला कर देती है और नाव पलट जाती है। किस्मत से उसी वक्त डेल वहां पर पहुंच चुका था और वो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पानी में फेंक देता है जिससे करंट फैल जाता है और शार्क दूर भाग गई थी। लेकिन तभी अचानक एक और शार्क आ जाती है और पूरी ताकत से नाव पर हमला करने लगती है। अब तभी यहाँ पर एक ग्रेट व्हाइट उसे पकड़कर पानी में खींच लेती है। सब हैरान होकर देखते रह जाते हैं। रिपोर्टर भी इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और बड़ी शार्क उसे चीर कर खत्म कर देती है। उधर बच्चे डायनामाइट वाला प्लान चलाते हैं। तीनों शार्क स्टैक्स पर टूट पड़ती है और अगले ही पल धमाके में उठ जाती है। बच्चे खुशी से एक दूसरे की गले लग जाते हैं। इधर डेल महिलाओं को नापट
बचा लेता है। रे चाबी ढूंढकर आजादी का रास्ता पकड़ लेता है और डकोटा अपने अंकल को गले लगाकर राहत की सांस लेती है। एंड लिसा यहाँ पर एक रिपोर्टर से फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है। देन उन्हें अपने नवजात बच्चे को दिखाती है। उधर बच्चे गाड़ी लेकर पानी से भरे शहर से बाहर निकल रहे थे। नाम में बैठे रिपोर्टर बता रहे थे कि हर साल तूफान और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। तभी डेल डकोटा से कहता है कि उसकी माँ आज उस पर गर्व करती होगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दूर समंदर में एक और नया तूफान बनता दिख रहा था। मतलब ये खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप आगे और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। देन आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताएगा। तो मिलते हैं अपने